A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 2 of your chapter named From the Diary of Anne Frank. So, my dear student, before we proceed, let us discuss whatever we have studied in part number 1. ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है एने फ्रैंक नाम की एक लड़की के बारे में है। एने फ्रैंक जो कि 16 साल की उम्र में मर जाती है। राइट, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, ये इन उन दिनों की बात है जब जो नाजीज थे उन्होंने अपना पावर कैप्चर कर लिया था जर्मनी के अंदर। और नाजीज थे वो जो यहूदी लोग थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो अपनी जान बचाने के लिए जो एने फ्रैंक है उसकी पूरी की पूरी फैमिली वो क्या करते हैं, ऑटो फ्रैंक जो कि इसके फादर होते हैं उनके ऑफिस में छुप जाते हैं। एंड फॉर 2 years वो मतलब नाजिस से बचते रहते हैं। एंड फाइनली मतलब उनको धोखा मिलता है और उनको फिर कंसंट्रेशन कैंप यानी बंदी गृह में भेजा जाता है, जहां पर एने फ्रैंक की मौत हो जाती है टाइफस की वजह से। आफ्टर दैट मतलब अगर बात की जाए तो उस पर्टिकुलर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ उनके फादर थे ऑटो फ्रैंक जो कि सिर्फ सोल सर्वाइवर थे, यानी उनकी फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही बंदा बचता है और वो होता है ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक को मतलब ऑटो फ्रैंक को एने एने फ्रैंक की एक डायरी मिलती है। जब वो उसको पढ़ता है ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही वांटेड टू गेट इट पब्लिश्ड। जब वो उस डायरी को पढ़ता है जो कि एने फ्रैंक को उसके जन्मदिन पर जो 13 साल की थी, सो व्हेन शी वाज 13 ईयर शी वाज गिफ्टेड बाय हर पेरेंट्स। तो उसके पेरेंट्स ने उसको 13 साल की उम्र में वो डायरी दी थी। तो उस डायरी के अंदर एने फ्रैंक ने कौन सा इंसिडेंट्स लिखा था, हाउ दिस नाजीज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द जूइश पीपल। तो मतलब उसके अंदर उसने ये पूरा का पूरा क्या लिखा था, एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरीके से नाजिस ने यहूदी जो लोग हैं, ज्यूश जो लोग हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया। एंड जो ऑटो फ्रैंक है उसको वो पब्लिश कराता है। एंड सरप्राइजिंगली दैट डायरी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायरीज और मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स इन द वर्ल्ड। और वो बहुत पॉपुलर होती है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो उस नाम से उसको पब्लिश कराता है और उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। उसके बाद इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया कि जो एने फ्रैंक है शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग डायरी। हालांकि वो डायरी लिखने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो डायरी उसने लिखना स्टार्ट क्यों किया, बिकॉज शी वाज अलोन। यस, शी हैज फैमिली बट शी वाज अलोन बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। क्योंकि उसके पास एक सच्चे दोस्त की कमी थी और उस सच्चे दोस्त की कमी की वजह से वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाती थी। एंड ही फाउंड दैट डायरी इज एज अ ट्रू फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं वो डायरी को एज ए ट्रू फ्रेंड मानती है। एंड और वो उस डायरी का नाम रखती है किटी। और इतना मतलब उस डायरी से वो प्यार करती है और उसको अपना एक सच्चा दोस्त मानती है और उस डायरी का नाम रखती है वो किटी। तो अभी तक हमने इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर 1 में यही किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट नंबर 2। देखते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, मतलब सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड मतलब जैसे कि कोई भी मेरे शब्दों को नहीं समझ पाएगा, ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंग टू राइट इन। प्लंग टू राइट इन का मतलब कि अगर मैं जस्ट अभी के अभी एकदम लिखना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं किटी के अंदर यानी मेरी डायरी के अंदर अगर मैं जस्ट अभी नोट डाउन करने लग जाऊं, प्लग राइट इन का मतलब होता है जस्ट जॉट डाउन, मतलब अभी के अभी अगर मैं उसके अंदर किटी के अंदर मेरी डायरी के अंदर अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दूं तो नोबडी विल अंडरस्टैंड, कोई भी समझ नहीं पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो अच्छा ये होगा कि पहले मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ एक ब्रीफ स्केच दूं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। मच आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि ये चीज उसको करना पसंद नहीं थी, लेकिन उसको मतलब क्या चाहती थी, क्योंकि अगर कोई भी उसकी डायरी को पढ़ेगा तो पढ़ने के अगर पढ़ेगा तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको पहले अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच देना पड़ेगा, जिससे कि उसकी डायरी को जो भी पढ़े उसको वो समझ में आ जाए। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, अडोरेबल मतलब लवेबल, जो बहुत प्यार करने वाला हो, लविंग फादर। वो कहते हैं कि मेरे फादर दुनिया के सबसे बेहतरीन फादर जो कि मुझसे बहुत प्यार करते थे। आई हैव एवर सीन, मतलब ऐसा इंसान शायद मैंने कभी जिंदगी में देखा हो। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, यानी जब तक मेरे फादर की एज 36
नहीं थी, 36 की एज तक मेरे फादर ने शादी नहीं की थी, एंड शी वाज 25 और मेरी मदर की एज 25 थी, तब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। माय सिस्टर मार्गोट, और उसकी जो बड़ी सिस्टर थी मार्गोट was born in फ्रैंकफर्ट, एक जगह का नाम है जर्मनी के अंदर, तो उसकी बड़ी जो सिस्टर थी जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है, और 1926 में उनका जन्म हुआ था उसकी बड़ी सिस्टर का। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून, और मेरा जो जन्म था 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और जब तक मेरी एज 4 साल की थी तो मैं फ्रैंकफर्ट नाम की जो जगह पे है मैं वहीं पर रही। माय फादर इमिग्रेटेड, इमिग्रेट का मतलब ट्रांसफर हो जाना, टू हॉलैंड, और मेरे जो फादर है 1933 के अंदर हॉलैंड चले गए। माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम, और उसके जो मदर थी ना वो एक हॉलैंडर थी और उनका नाम एडिथ था, और वो क्या है मेरे फादर के साथ हॉलैंड चली जाती है सितंबर के अंदर। वाइल मार्गोट, जबकि उसकी जो बड़ी बहन होती है एने फ्रैंकी, एंड आई वर सेंट टू अचेन टू स्टे विद माय ग्रैंडमदर, और हम दोनों को अचेन भेज दिया गया जहां की मेरी ग्रैंडमदर थी। यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो तो हॉलैंड चले गए थे, लेकिन उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट और एने फ्रैंक, उसको उनकी ग्रैंडमदर दादी जो कि अचेन में थी वहां पर भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो भी दिसंबर में अपने पेरेंट्स के पास चली गई, एंड आई फॉलोड इन जनवरी, और मैं भी फरवरी के अंदर मैं भी अपने पेरेंट्स के पास चली गई। कहां पर? हॉलैंड चली गई। When I was plunged down का मतलब होता है देखो an informal word होता है ये, put down in a casual way, मतलब किसी किसी चीज को नीचे रख देना बिल्कुल ही कैजुअल वे में। ओके, so when I was plunged down on the table as a birthday present for Margot, मानो कि मुझे जो मेरी बड़ी सिस्टर है मार्गोट उसके लिए टेबल पे रख दिया, यानी मुझे टेबल पे रख दिया जो मेरी बड़ी सिस्टर मार्गोट उसके बर्थडे गिफ्ट की तरह, मानो कि मैं एक टॉय हूं या उसके खेलने के लिए एक सामान हूं, तो मेरी बड़ी सिस्टर के लिए मुझे टेबल पे रख दिया एज ए बर्थडे गिफ्ट। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल, और यहाँ पे मतलब एने फ्रैंक बताती है कि मैंने अपना जो स्टार्ट किया मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल में, मैंने अपना जो मॉन्टेंसरी जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं तो वहां से मैंने अपना क्या किया, अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैंने मतलब वहां पर मैं 6 साल तक रही जब तक मेरी एज 6 साल थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, और आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैं उस टाइम कौन सी क्लास में थी? फर्स्ट फॉर्म के अंदर थी। एंड इन द सिक्स फॉर्म, और जब मैंने यानी जब उसने एडमिशन लिया तो फर्स्ट फॉर्म के अंदर थी और वो वहां पे 6 साल तक रही। एंड इन द सिक्स्थ फॉर्म माय टीचर वाज मिस कैप्रोस, और जब वो छठी क्लास में थी यानी सिक्स्थ क्लास में थी तो उसके टीचर थे मिसेस कैप्रोस, द हेड मिस्ट्रेस। एट दैट एंड ऑफ द ईयर, जो साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों मतलब हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम दोनों का बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था, और जब मैंने उस स्कूल को छोड़ा तो मेरी हेड मिस्ट्रेस मिसेस कैप्रोस और मेरी आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941, और जस्ट गर्मियों की बात है 1941 के अंदर, ग्रैंड मा फेल इल, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार पड़ जाती है, एंड आई हैव टू हैव एन ऑपरेशन एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ता है। सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरा जो बर्थडे था वो बिना कोई सेलिब्रेशन के चला गया, क्योंकि मेरी जो मेरी ग्रैंड मदर थी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो दादी माँ थी 1942 जनवरी के अंदर मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, किसी को इस बात का पता नहीं था कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कितना सोचती थी। स्टिल लव हर, मैं अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमा कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और जब 1942 के अंदर मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेट किया गया तो उसके अंदर मतलब जो मेरी ग्रैंड माँ की तरफ से एक अलग से कैंडल को जलाया गया, यानी जो अदर कैंडल्स थी तो उन कैंडल्स के अंदर एक स्पेशल कैंडल मेरी ग्रैंड माँ की तरफ से मेरे बर्थडे के ऊपर जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, एंड द थिंग्स ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20th जून 1942। अब फोर कौन था? यानी उसके फादर, मदर, उसकी बड़ी सिस्टर मार्गोट और एने फ्रैंक, हम सभी मतलब अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट टिल
डेट ऑफ 20th जून, और अभी वो 20 जून 1942 पे मतलब उस डायरी के अंदर लिख रही थी, उस दिन का डेट बताती है। एंड द सोलमन डेडिकेशन टू माय डायरी, सोलमन मतलब होता है, सोलमन मतलब होता है सीरियस, डेडिकेशन मतलब समर्पण, टू ऑफ माय डायरी, और वो मतलब अपनी डायरी को बहुत ज्यादा सीरियसली मतलब डेडिकेटेड होकर वो अपनी डायरी को लिखती है। और आज का प्रेजेंट डेट क्या है, 20 जून 1942, और जिस मतलब वो डायरी को लिख रही है डियरेस्ट किटी। और मैं जिस दिन वो डायरी लिखती है तो वो देखो क्या लिखती है, सैटरडे 20 जून 1942 की बात है। डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। देखो क्वेकिंग इट्स बूट्स का मीनिंग होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, मतलब पूरी की पूरी जो क्लास है बहुत ज्यादा डरी हुई होना और बहुत ज्यादा नर्वस होना। तो हमारी पूरी की पूरी क्लास क्या थी, नर्वस हो रही थी। द रीजन, उसके पीछे कारण क्या था, ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि मतलब उनका रिजल्ट आने वाला था जिसके अंदर टीचर ये बताने वाले थे कि कौन कौन अगली क्लास में जाने वाले हैं, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किन को पीछे रखा जाएगा, यानी जिनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और हमारी जो आधी से ज्यादा जो क्लास है ना वो बेट्स लगा रही है, शर्त लगा रही है। जी एंड आई, तो आई कौन है, एने फ्रैंक, और उसके एक बेस्ट फ्रेंड है जी एन, यानी उसके एक फ्रेंड का नाम है जी एन। तो laugh ourselves silly at the two boys behind us, C and Jacques। और मतलब जहां पर जी एन और आई, यानी जी एन और जो एने फ्रैंक बैठते थे उसके जस्ट पीछे दो लड़के बैठते थे जिनका नाम था सी एंड जेकस, हु हैव स्टेक्ड का मतलब था रिस्क, दांव पर लगा देना, द इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन द बेट्स, और जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जो सेविंग था शर्त पर लगा दिया था। क्या, फ्रॉम मॉर्निंग टू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बात की जाए। यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। बस उनके बारे में यही बातें चलती थी, मतलब क्या, तुम पास होने वाली हो, नहीं मैं पास नहीं होने वाला हूं, तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं पास नहीं होने वाला हूं। तो ये पूरी क्लास के अंदर यही बात चलती थी। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग का मतलब रिक्वेस्ट करते हुए, ग्लांसेस लुक हो गया, एंड बाय एंग्री आउटब्रस्ट, गुस्से, एंग्री गुस्सा, आउटब्रस्ट मतलब यहाँ पर कह सकते हो अचानक से जब आप भड़क उठते हो, कैन नॉट काम देम डाउन। और मतलब वो जो बच्चे, वो दोनों लड़के थे, वो क्या करते थे, मैं पास होने वाला हूँ, नहीं मैं पास नहीं होने वाला हूँ, यस मैं पास होने वाला हूँ, नहीं पास होने वाला हूँ। तो उसके बाद मतलब जो उसकी फ्रेंड थी जीएस, उसने कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी की, प्लीड किया, रिक्वेस्ट भी की, और कई बार जो एने फ्रैंक ने बहुत गुस्से वाला लुक भी उनको दिया, लेकिन वो चुप नहीं हुए। if you ask me there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। डमीज का मतलब यहाँ पर डफर कह सकते हो, स्लो लर्नर्स कह सकते हो। तो यहाँ पर मतलब एने फ्रैंक बोलती है कि मेरी क्लास के, अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डफर है, जिनको क्लास के अंदर रखा जाना चाहिए, उनको क्लास में प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर मतलब एक ऐसी प्रजाति है जिसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है ऑन अर्थ, यानी सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। टीचर्स एक प्रजाति, ऐसी प्रजाति है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट करते हैं। ये किसका मानना था, ये एने फ्रैंक का मानना था। आई एम नॉट सो वरीड, मतलब जहां तक मेरी बात है मैं ज्यादा चिंतित नहीं थी अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ पर उसकी जो सहेली थी उसकी बात है, एंड माई सेल्फ, और जहां तक मैं अपनी सहेलियों की बात करती हूँ या मेरे बारे में बात करती हूँ तो मैं रिजल्ट के लिए ज्यादा वरीड नहीं थी। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स, और जहां तक मुझे थोड़ा बहुत डाउट्स था तो वो क्या था, सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, सिर्फ हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था इंतजार करने के अलावा, तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart, और तब तक हम एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि दिल छोटा मत करो, दिल छोटा मत करो, everything would be fine, सारी सब कुछ ठीक ठाक होगा। I get along pretty well with my all teachers। Get along का मतलब सभी के साथ अच्छी बनना, pretty well with all my teachers, और जहां तक मेरी बात है तो मेरी सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम, मतलब हमारी अगर स्कूल की अगर बात की जाए तो उसमें से 9 टीचर थे, 7 मैन, 7 तो उसमें मैन थे, एंड 2 वुमेन। मिस्टर कीजिंग,
मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी, फॉगी का मतलब हो गया ओल्ड फैशनड, ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब एक ऐसा इंसान जो पुराने फैशन को फॉलो करता है, हु टीचेस मैथ्स। तो मिस्टर कीजिंग जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, वाज अनॉयड, नाराज होना, विद मी फॉर एजेस, वो एक लंबे टाइम से मुझसे नाराज रहते थे। यानी उसके मैथमेटिक्स टीचर्स थे जो एने फ्रैंक के, उसके साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी एने फ्रैंक की, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग भी दी मैथमेटिक्स टीचर्स ने, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कंटिन्यू बात करती रहती थी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे एज ए पनिशमेंट वो क्या करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते थे, एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट, और मुझे कौन से सब्जेक्ट पे लिखने के लिए बोलते थे, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मींस द वन हु स्पीक्स अ लॉट, एक ऐसा इंसान जो बक 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 करता रहता है हर टाइम, तो उसको चैटर बॉक्स बोल सकते हैं। क्योंकि एने फ्रैंक बहुत ज्यादा बक बक करती थी, तो उसके मैथमेटिक्स टीचर ने तंग आकर को उन्हें पनिशमेंट दिया कि आपको एक ऐसे लिखना होगा किसके ऊपर, अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब जब एने फ्रैंक को ये जो ये ऐसे मिला एज ए पनिशमेंट, तो एनी फ्रेंड सोचती है कि इस टॉपिक के बारे में क्या लिख सकती हूँ मैं, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। लेकिन बाद में वो सोचते चलो इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माय नोटबुक, और मैंने वो जो नोटबुक के अंदर ये टॉपिक लिख लिया, कौन सा, अ चैटर बॉक्स, एंड टग्ड इट इन माय बैग, कैप्ट, टग का मतलब कैप्ट इन माय बैग, और मैंने अपनी डायरी को अपनी बैग के अंदर, यानी नोटबुक को अपनी बैग के अंदर रख लिया, एंड टू कीप क्वाइट, और मैं चुप हो गई। That evening after I had finished, मतलब उस शाम जब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माय आई, और तभी मतलब वो एसे जो मुझे लिखना था उस पे मेरी नजर पड़ी। अब वो एसे लिखना पड़ेगा उसको। आई बिगेन टू थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग जाती हूँ। चूइंग, चाटते हुए, द टिप ऑफ माय फाउंटेन पेन, और जो फाउंटेन पेन उसके पास होता है उसका जो टिप था, वो उसको मुंह में लेकर सोचने लग जाती है। एनीवन कुड रैम्बल, रैम्बल का मतलब होता है रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। रैम्बल का मतलब इधर उधर की बातें अगर लिखनी पड़े तो कोई भी किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है, एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, but the trick was to come with a convincing argument to prove the necessity of talking. तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं एने फ्रैंक देखो सोचती है कि अगर मुझे किसी और टॉपिक पे लिखना होता है तो मैं बहुत सारा बिना पर्पस के मैं बहुत सारा लिख देती, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद। लेकिन एने फ्रैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसको जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लिखना था, मतलब उसको इस बात के लिए अपने टीचर को सहमत करना था, क्या, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग की, बच्चों का बात करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो वो इतना मतलब उस टॉपिक पे लिखना चाहते थे जिससे कि अपने टीचर को कन्विंस कर सके कि अगर बच्चा बात करता तो बात करना बहुत जरूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, एंड मैंने फिर सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे उस टॉपिक के ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे असाइन किया था चैटर बॉक्स, वाज सेटिस्फाइड, एंड मैं सेटिस्फाइड थी वो जो मैंने वो आर्टिकल लिखा। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट मतलब गुण, आप जिसको टैलेंट बोल सकते हो, दैट आई वुड डू माय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मतलब ये कहीं ना कहीं उसने एने फ्रैंक ने इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो टॉकिंग है, बातचीत करना, स्टूडेंट का एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, ये गुण होता है, बट दैट आई वुड डू, बट that I would do my best to keep it under control। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये जो टॉकिंग वाला, जो टॉकिंग में बहुत ज्यादा करती हूँ, इसको मैं अंडर कंट्रोल रखूं, मैं ज्यादा मतलब यानी मैं अपनी टॉकिंग को थोड़ा कंट्रोल में रखूंगी। लेकिन इस बात के लिए कहीं ना कहीं एने फ्रैंक ने ये भी आर्ग्यू किया उस ऐसे के अंदर कि टॉकिंग तो बच्चों का एक क्या होता है, गुण होता है, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन अगर आप मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मतलब मैं इस मतलब जो क्योर का मतलब इलाज करना, मेरी जो हैबिट है टॉकिंग का मैं इसका इलाज कर लूंगी, सिंस माई मदर टॉक दे मच, और वैसे भी अगर बात करूं तो मेरी मदर भी बहुत सारी बात करती है, एज आई डिड, जैसे मैं बात करती हूँ, यानी ये जो ट्रेट है उसको अपनी मदर से ही मिला हुआ कहीं ना कहीं, एज आई डिड इफ नॉट मोर, और कहीं ना कहीं मतलब मैं उनसे ज्यादा ही बात करती होंगी। एंड दैट्स देयर इज नॉट सो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड का मतलब जो आपको अपने
पेरेंट्स से जो भी ट्रेट्स मिलते हैं, जो गुण मिलते हैं, उनको इनहेरिटेड बोलते हैं। देखो, क्वालिटीज ऑफ फिजिकल मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब वो फिजिकल कह सकते हो या क्वालिटी जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उसको इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहती है कि ये जो मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, तो ये बात करने वाला ट्रेट मुझे अपनी मदर से मिला है, क्योंकि मेरी मदर भी मुझे बहुत ज्यादा, मेरी मदर भी बहुत बात करती है। हाँ, मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकती हूँ, मैं इसका इलाज नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। और जो मिस्टर कीजिंग जब उस ऐसे को पढ़ता है, तो मतलब वो गुड लाफ मतलब हंसने लग जाता है। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे वो अपनी नेक्स्ट क्लास लेता है, तो उसके अंदर फिर मतलब एनी फ्रैंक क्या करती है, बात करना स्टार्ट कर देती है। ही असाइन मी सेकंड एसे, और फिर पनिशमेंट के तौर पर मिस्टर कीजिंग मुझे दोबारा से फिर एक ऐसे लिखने के लिए लिख देता है, एंड दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। देखो, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो अब की बार लिखना था इन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। तो इसके ऊपर अब एने फ्रैंक को क्या लिखना था, ऐसे लिखना था। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। और उसके बाद मतलब क्या है, मतलब मैंने इस इनकॉरिजिबल जो चैटर बॉक्स था, मैंने इसके ऊपर भी लिखा, और मिस्टर कीजिंग को मैंने क्या किया, मिस्टर कीजिंग को मैंने वो ऐसे दे दिया, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और उसके बाद मिस्टर जो कीजिंग था, उसको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं थी। इट मींस अगले दो हफ्तों तक, 2 लेसन्स तक वो जो एने फ्रैंक है वो चुप रहती है। However, during the third lesson, लेकिन जब तीसरा लेसन चल रहा था, I had finally had enough, मतलब अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी तो आदत बोलने की बहुत ज्यादा थी। Anne Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। अब मतलब 2 लेसन तक तो वो चुप रहती है, अपने पेशेंस को रखती है, लेकिन उसकी आदत बोलने की होती है। वो थर्ड जब लेसन होता है, तो वो बेचारी फिर पेशेंस खो बैठती है, उसके बाद क्लास में फिर बोलने लग जाती है। और उसका जो टीचर होता है, मैथमेटिक्स टीचर, फिर उसको थर्ड टाइम एक पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखने के लिए देता है, और इस बार उस ऐसे का जो टाइटल होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जो डक होती है वो क्वैक करती है, तो इस टॉपिक के ऊपर उसको लिखना था। द क्लास रोयड, रोयड का मतलब दहाड़ना, ठाके मारना। पूरी की पूरी क्लास क्या करती है, रोयड ठाके मारने लग जाती है। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, हालांकि मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड का मतलब थक जाना, हार जाना। माई इनजेन्युइनिटी, इनजेन्युइनिटी का मतलब ओरिजिनलिटी, और इन इन्वेंटिव इन्वेंटिवनेस। इन्वेंटिवनेस का मतलब होता है, मतलब जब आपका जो नई नई चीजें आप इन्वेंट करते हो, नई नई चीजें आप नई नई आइडियाज को निकाल कर लेके आते हो। तो क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब अभी तक क्या कर चुकी थी, ऑलरेडी वो 2 टॉपिक्स पे ऐसे लिख चुकी थी, एंड फाइनली उसको थर्ड टाइम उसको क्वैक क्वैक मिसेस चैटर बॉक्स के ऊपर लिखना था। तो उसके जो आइडियाज थे वो बिल्कुल ही कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज वो कितना लिखे, 2 ऑलरेडी लिख चुकी थी। इट वॉज अ टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। और इस बार मतलब कहीं ना कहीं एने फ्रैंक सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ जबरदस्त टॉपिक लिखना होगा आपकी बार, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ना कुछ ओरिजिनल। माय फ्रेंड सेन, और उसके एक फ्रेंड होती है सेन, हु गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री यानी कविताएं लिखती है। उसकी जो एक दोस्त होती है सेन, वो कविताएं लिखती है। ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे कहा कि मैं मदद करूंगी तुम्हारी। राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, और वो कहती है कि वर्ड्स का मतलब पॉम। वो कहती है कि अच्छा एक काम करो, आपकी बार तुम्हें जो ऐसे लिखने को है ना, तो ऐसे आप तुम एक काम करो, उस ऐसे को ना वर्ड्स के अंदर लिखो, यानी पॉम के अंदर लिखो। आई जंप फॉर जॉय, और मैं खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी, यानी मिस्टर कीजिंग मेरे साथ मजाक कर रहे थे। दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, क्योंकि वो मुझे मजाकिया सा सब्जेक्ट दे रहे थे, रिडिकुलस मतलब मजाकिया, क्योंकि मुझे बार बार वो इस मजाकिया सब्जेक्ट पे लिखने के लिए दे रहे थे, और कहीं ना कहीं वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर जोक वाज ऑन हिम, अब मैं ऐसा टॉपिक लिखूंगी कि मतलब अब वो जो मेरे साथ वो मजाक कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो उसको पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये मजाक मेरे साथ नहीं बल्कि उनके साथ हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं अब एने फ्रैंक ने डिसाइड किया है कि वो एक पोम लिखेगी, ठीक है।
आई फिनिश माई पॉम। उसके बाद एने फ्रैंक क्या करती है, अपनी पॉइंट को खत्म करती है। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत पॉम होती है। एंड इट वॉज अबाउट ए मदर डक, और मतलब उस पॉम में क्या होता है, ये जो मदर डक, एक मदर डक होती है, एंड ए फादर स्वैन, हंस होता है स्वैन, ठीक है, यानी मदर डक होती है, उनका जो फादर स्वैन होता है, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, who were beaten to death, उनको मार मार कर, पीट पीट कर उनको मार दिया गया by the father, यानी जो स्वैन था, फादर था, उन्होंने अपने डकलिंग्स को मार दिया पीट पीट कर। क्यों? बिकॉज दे क्वेक सो मच, क्योंकि वे क्वेक करते थे। लकीली, अब देखो यहाँ पर बताने की कोशिश की क्या गई है, डक, डक तो क्वेक करेगा ही करेगा ना, डक तो क्वेक, उसका नेचर है क्वेक करने का। तो कहीं ना कहीं मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब उसने समझाने की कोशिश क्या की कि मतलब स्वैन था, जो स्वैन, उसने क्या किया, डकलिंग्स को मार दिया क्योंकि वो क्वेक करते थे। तो इनडायरेक्टली मतलब कहीं ना कहीं एने फ्रैंक ने अपने टीचर को ये समझाने की कोशिश की कि मतलब वो एक बच्ची है, यानी कोई लड़की है, और बच्चे बच्चे तो टॉक करते हैं, बच्चे तो बात करते ही हैं। तो लकीली मिस्टर किजिंग टुक द जॉब राइट अवे, और लकीली मतलब जो था, मिस्टर किजिंग को जो जॉब था वो बिल्कुल सही शब्दों में समझ आ जाता है। एंड ही रीड द पोम टू द क्लास, और वो पूरी की पूरी पोम को क्लास के सामने सुनाता है। एंड एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और साथ के साथ उस पोम के अंदर अपने खुद के कमेंट्स भी, खुद की टिप्पणी भी उसके अंदर ऐड करता है। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और वो पोम वो एक ही क्लास में नहीं बल्कि अदर क्लासेस के अंदर भी सुनाता है। एंड सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद मिस्टर किजिंग ने मुझे कभी बात करने के लिए रोका नहीं। एंड हैवंट बीन असाइन मी एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद ना ही मिस्टर किजिंग ने मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके अपोजिट अगर बात की जाए, मिस्टर किजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, बल्कि मिस्टर किजिंग पहले जो कि सीरियस रहते थे, इस इंसिडेंट्स के बाद अक्सर मैं उनको पाती हूँ कि वो क्लास के अंदर जोक्स भी सुनाते हैं, और उनका नेचर कंप्लीटली चेंज हो गया था, क्योंकि एने फ्रैंक का जो पॉम था वो कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल सीरियसली समझ आ गया था। सो इट वाज द जर्नी ऑफ एने फ्रैंक, जो कि उसने अपनी डायरी के अंदर लिखी थी, और किस तरीके से उसका टीचर के साथ उसका रिलेशन था। सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स, और इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye bye, take care and have a nice day.